हाय गैस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रुप डी में पिछले ईयर जो भी क्वेश्चन आए थे, आज हम उसका बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम से। और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 होगा। और जो लोग भी नंबर सिस्टम का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी के चलते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो इसमें हम मान लेते हैं कि शहर की जो जनसंख्या है वो कितना है, वो है x। मान लेते हैं शहर की जनसंख्या कितनी है, x है। और यहाँ पे कहता है कि उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, तो इसका 5वां भाग कितना होगा, तो हो जाएगा x/5। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, कितना माइनस x/5 बराबर कितना है 5000। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 1 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नीचे में हो जाएगा 5, ऊपर में कितना हो जाएगा 5x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 5000। अब क्या करेंगे, इसको नीचे नीचे गुना करेंगे, तो 5x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 25,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x बराबर 25,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25,000/4 बराबर कितना हो जाएगा 6250। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये सभी को समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन जो है वो RRB बंगलोर मुख्य परीक्षा 2010 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राजीव को अंग्रेजी में अंकगणित में मिले अंक के 1/3 अंक मिले। अर्थात कहने का मतलब ये कि यदि राजीव को अंकगणित में x अंक मिले हैं तो अंग्रेजी में कितने मिले हैं, इसका 1/3 अर्थात x/3। यदि उस दोनों के विषय में कुल 128 अंक मिले हैं तो उससे अंकगणित में कितने अंक मिले हैं। तो चूंकि हम यहाँ पे माने हैं कि अंकगणित में इसको x अंक मिला है और यहाँ पे कहता है कि दोनों का योग जो है वो है 128, तो हम इन दोनों को बीच में जोड़ देते हैं, जो कितना है 128। हम क्या करेंगे, फिर इसके x के नीचे 1 डालेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। उसके बाद फिर एलसीएम लेंगे तो कितना, ऊपर में कितना हो जाएगा 3x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 128। अब कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 3x, ऊपर में कितना हो जाएगा 4x, 3x नहीं 4x, ऊपर में हो जाएगा 4x बराबर 128 गुना 3, 128 गुना 3, तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 128 दिया 384, तो x बराबर कितना हो जाएगा 384/4। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 9
36 और 4 छक्के 24। इनका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 96। तो 96 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ए ऑप्शन में। इसका जवाब होगा 96। उम्मीद करते हैं कि ये भी सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी एक अंक की प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है तब वह संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि उन दोनों का अंतर 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, पहला ऑप्शन जो है 73, उसमें क्या है 7 3 का अंतर कितना है 4, ये आंसर हो सकते हैं। दूसरा में कितना है 2 5, इनका अंतर कितना है 3 का, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सी में कितना है 5 3 और इसका अंतर कितना है 2 का, तो ये भी नहीं हो सकता है। और डी में कितना है 9 5, तो इसका अंतर कितना है 4, तो ये हो सकते हैं। अब ए और डी ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। और इसके ऊपर में एक ठीक लाइन ऊपर में है वो पढ़िए, वहाँ पे ये कहा गया है कि यदि शेषफल का मान 4 आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों संख्या जो है उसमें 4 इंक्लूड होगा। तो और सबसे ऊपर में जो कहा गया है कि 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या, तो 1 अंक वाली सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या होती है? तो आखिर प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें या तो वो 1 से भाग लेगा या फिर वो स्वयं से भाग लेगा। यदि इसके अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा उसमें, तो सबसे बड़ी 1 अंक की प्राइम नंबर क्या होगी? 9। आखिर 9 ये नहीं होगी क्योंकि इसमें 3 से भी भाग लगता है। 8 देखिए तो 8 में भी 2 से भाग लगता है। और 7 जो कि 7 सबसे बड़ी 1 अंक की प्राइम नंबर है। तो और यहाँ पे कहा गया है कि शेषफल का मान 4 आता है, अर्थात ये जो अंक दिए गए हैं उसमें 4 इंक्लूड होगा। तो क्या करेंगे, पहले उसमें से 4 घटा लेंगे, उसके बाद उसमें 7 से भाग देंगे, जिसमें पूरा भाग लग जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है 73, इसमें से हम 4 घटा लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 शेषफल शामिल है। तो कितना हो जाएगा 73 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 69। क्या 69 में 7 से भाग लगता है? नहीं। तो ये हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डी ऑप्शन में कितना है 95। तो हम क्या करेंगे 95 में से कितना लेस करेंगे 4 लेस करेंगे, कितना हो जाएगा 91। और इसमें हम भाग देंगे किससे 7 से, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि 7 जो कि सबसे बड़ी 1 अंक की प्राइम नंबर है, तो 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13, जो कि ये इससे पूरा कट रहा है। इसलिए दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 95, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि किसी भाई को समझ में ना आया हो तो ये वीडियो आप बैक करके देख सकते हैं या फिर आप कमेंट कर दीजिए। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 को पूछा गया है। यहाँ पे यह कहा गया है कि यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि 2 एक सम संख्या है और 2 के बाद जो है कौन सी संख्या है जो विषम संख्या है? तो 3। 2 के बाद 3 है, एक विषम संख्या है। तो 2 में हम कितना जोड़ते हैं कि 3 होता है? तो आप कहेंगे कि हम 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3 होता है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मान लिया गया है कि यदि हम 2 को ही x मान ले तो x में हम कितना जोड़ना पड़ेगा कि वो एक सम संख्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x में हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक विषम संख्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिन भाइयों को ये समझ ना आया हो वो इसे बैक करके फिर से देख लें, उसे समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
और जो भी भाई इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो RRB ग्रुप डी 26 अक्टूबर 2018 को पूछा गया है। क्योंकि जब हम किसी भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं तो क्या करते हैं कि दोनों का डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे है 56 और 84। 56 और 84 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 84 और 56 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, 28। और होता क्या है कि जो इनका डिफरेंस होता है, कोई भी संख्या वही होगी जो उस डिफरेंस को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो चूंकि यहाँ पे आंसर वही होगा जो 28 को पूरी तरह से काटेगा। तो चूंकि यहाँ पे कहा गया है कि सबसे बड़ा गुणनखंड नहीं होगा, यहाँ पे कहा गया दूसरा सबसे बड़ा। चूंकि सबसे बड़ा जो होगा वो गुणनखंड कौन सा होगा, तो 28 मान लेते हैं कि 28 है। एक बार भाग दे के देख लीजिए, 28 का 28, 28 तिया 84, 28 दूना 56। तो ये दोनों कट रहा है, अर्थात 28 जो है वो इसका सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड, तो दूसरा गुणनखंड सबसे बड़ा कौन होगा, तो वो वही संख्या होगा जो 28 को काटे। तो 28 को कौन सा काटता है, तो देखिए 24 क्या 28 को काटेगा, नहीं काटेगा। 24 का 24, 24 दूना 48, ये तो बहुत ज़्यादा होएगा। उसके बाद बी में है 14, 14 का 14, 14 दूनी 28, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए तीसरा ऑप्शन है 18, 18 दूनी 36, ये भी नहीं होगा। उसके बाद 23 दूनी 46, ये भी नहीं होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन, जो कि 14 होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, और जिसे समझ में ना आए वो कमेंट कीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंड की संख्या सम संख्या होगी। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंड की संख्या सम संख्या होगी। तो यहाँ पे गुणनखंड, यहाँ पे बात की जा रही है कुल गुणनखंड की। तो कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो चूंकि हम गुणनखंड निकालते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम सबसे पहले 2 को ही लें। हमें जो सबसे आसान लग रहा है हम उसको लेंगे, और यहाँ पे निकालना है कि किस तरह से इसको करना है। तो यहाँ पे है, पहला है 16900, तो इसका हम गुणनखंड कैसे करेंगे, तो जो हमें तरीका आसान लगेगा हम उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखा है 169। तो 169 जो है वो क्या है, वो एक वर्ग है, किसका, 13 का। तो ये कितना हो जाएगा, 13 गुने 13 हो गया 169, बचा कितना 100। अब 100 का करेंगे तो क्या करेंगे, 2 गुने 2 बराबर 4 गुने 5, 20 गुने 5, 100। तो ये इनका गुणनखंड होगा। क्योंकि यहाँ पे निकालना है हमको कुल गुणनखंड, तो क्या करेंगे, ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर। जब हम कुल गुणनखंड निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसके पावर में जो भी संख्या रहता है उसमें 1 जोड़ देते हैं और सभी पावर वाले को गुना कर देते हैं। तो ऊपर में कितना है, 2 है, 13 के पावर में कितना है 2, तो 2 में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 2 का स्क्वायर, तो 2 में स्क्वायर है तो स्क्वायर में 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 1 3 होगा। इस यहाँ पे भी हो जाएगा 3, और 5 वाले में पावर में कितना है 2, इसमें भी 1 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तीनों का हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27। क्या 27 एक सम संख्या है, नहीं है, 27 एक सम संख्या नहीं है। इसलिए क्या होगा कि ए ऑप्शन गलत हो जाएगा।
चूँकि अब हम इसको मिटा लेते हैं, तो इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम चलेंगे बी ऑप्शन की ओर। बी ऑप्शन कितना है? 36,000। तो 36,000 का हम गुणनखंड कैसे करेंगे? तो 36 आपको दिख रहा है, 36 का पहले हम 36 का करेंगे, फिर 1000 का करेंगे। तो 36 में क्या होता है? 36 में क्या होता है? 36,000 में तो 2 गुने 2 बराबर 4 गुने 3 बराबर 12 गुने 3 बराबर 36। अब बच गया 1000। तो 1000 क्या करेंगे? तो पहले 100 का कर लेंगे, फिर 10 का कर लेंगे। तो 10 में क्या होता है? 2 गुने 5, फिर 100 में कितना होता है? पहले निकाले थे हम, 2 दूने 4 25 20 25 100। तो चूंकि हम गुणनखंड जो निकालते हैं तो हमें जिस तरीके से सबसे आसान हो हम वही तरीका अपनाएंगे। तो चूंकि देख लीजिए 2 कितना है? 1 2 3 4 5, 5 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 5। उसके बाद गुना करेंगे, 3 कितनी बार आया है? 1 2 2 बार आया है, तो 3 का स्क्वायर। और फिर देख लेते हैं 5 कितनी बार आया है? तो 5 आया है, 1 1 2 3 बार आया है, तो क्या करेंगे? 5 पे पावर 3। चूँकि अब हम इसका कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो पहले बताए थे हम कि इसके जो स्क्वायर हैं, इसके जो पावर हैं उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 2 के पावर 5 है, तो 5 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे, दूसरा में 3 पे पावर 2 है, तो 2 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर आगे कितना? फिर गुना करेंगे, 5 पे पावर 3 है, तो 3 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इस सभी का गुना कर लेंगे, तो 6 3 18, 18 चौके 72, जो कि 72 एक सम संख्या है। और यहाँ पे यही कहा गया था कि कौन सी संख्या जो है वो सम संख्या होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार, हो सकता है कि वो भी हो। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम इसको मिटा लेते हैं, फिर ऑप्शन नंबर सी भी चेक कर लेते हैं। तो सी में कितना है? 28900। यहाँ पे यदि एक बार गौर करके देखें तो 289 जो है वो भी एक वर्ग है। किसका वर्ग है? 17 का। तो क्या करेंगे इसका गुणनखंड निकालने के लिए? 17 गुने 17 बराबर 289, बच गया क्या? 100। 100 का क्या करेंगे? फिर करेंगे 2 गुने 2 बराबर 4 गुने 5 बराबर 20 गुने 5 बराबर 100। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे? 17 का स्क्वायर हो गया। फिर 2 कितनी बार आया है? 1 बार 2 बार, तो 2 पे पावर 2 हो गया। फिर 5 कितनी बार आया है? 1 2 बार, तो 5 पे पावर 2। अब हम क्या करेंगे? फिर वही करेंगे, यदि कुल गुणनखंड निकालना होता है तो सभी के पावर में हम 1 ऐड करते हैं। तो 2 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर है, तो इसमें 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? फिर 3 हो जाएगा। फिर 5 के पावर 2 है, तो 2 में 1 ऐड करेंगे, कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो 3 3 9 3 27, जो कि 27 भी एक विषम संख्या है और इसीलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। और यदि आप चाहें तो ऑप्शन डी भी चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 60 सेकंड में एक कार निकलती है। पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है? तो जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने जाते हैं तो क्या कहते हैं कि सभी को हम एक के बराबर में ला कर रखते हैं। जहाँ पे कहा गया कि प्रति 3 सेकंड में प्रवेश करती है, तो ये 1 सेकंड में कितना प्रवेश करेगा? ये हो जाएगा 1/3। देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है वो RRB कोलकाता 2002 में पूछा गया है। फिर ये RRB भुवनेश्वर 2009 में पूछा गया है। तो 3 सेकंड है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? 1/3। और निकलने का जो रेट है वो कितना है? 7 सेकंड में निकलती है। तो 1 सेकंड में कितना निकलेगा? वो निकलेगा 1/7। अब क्या करना है?
जहाँ पे कहता है कि प्रति कार कितने सेकंड है, पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम इसका डिफरेंस ले लेंगे और जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम बीच में डिफरेंस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे बीच में। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 3 का एलसीएम। देखिए यदि तो इसका ये दोनों प्रेम संख्या है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 7 का 21 हो जाएगा। ऊपर में कितना होगा, 3 का कितना पढ़ेंगे 21 होगा 7 बार, ऊपर में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है, माइनस देंगे, 7 का कितना पढ़ेंगे 21 होगा 3 बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब क्या करना है, तो 7 में से 3 गया तो हो जाएगा 4/21, 4/21 हो गया। अब इसको क्या पलटा देंगे तो कितना हो जाएगा 21/4। अब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20, बच गया कितना 1, तो 1/4। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन दिख रहा है 5/1/4 जो कि इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या n जिसके 24 विभाजक हैं। फिर आगे कहा गया है कि 1 तथा n दोनों को लेकर नहीं है। मतलब ये कहा गया है कि कोई इस ऑप्शन में कोई संख्या है जिसका जो गुणनखंड जो होगा, कुल गुणनखंड जो होगा वो कितना होगा, वो 24 इनके विभाजक होंगे। और आगे कहा गया कि 1 तथा n दोनों को लेकर नहीं है। यदि हम 1 तथा उस संख्या को लेंगे तो यहाँ पे 24 नहीं होना चाहिए। तो फिर हम इसका गुणनखंड करेंगे, कितना है 420। तो 420 जो है, तो 420 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम 42 का करेंगे फिर 10 का करेंगे। तो 42 में कितना हो जाएगा, तो 42 का कैसे करेंगे, 42 में 2, इसको पहले मिटा लेते हैं, तो 2 गुने 3 गुने 7 कितना होगा, 2 3 6 7 42। अब बच गया 10, तो 2 गुने 5, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो अब देखते हैं कि 2 है, 2 कितना बार है 2 बार, तो 2 का स्क्वायर गुने 3 कितना बार है 1 बार, तो 3 पे पावर 1। फिर कितना है 5 कितना है 1 बार, तो गुने 5 पे पावर 1। फिर कितना है 7 है, 7 कितना बार है 1 बार, तो 7 बार 1। अब क्या करेंगे, हम पहले बता चुके हैं कि जब हम कुल गुणनखंड निकालते हैं, कुल विभाजक निकालते हैं, तो क्या करते हैं, इसके जो पावर हैं उसमें 1 ऐड कर देते हैं और सभी पावर को गुना कर देते हैं। तो पहले कितना है 2 पर पावर 2, 2 में ऐड करेंगे 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे 3 पर पावर कितना है 1, 1 में फिर 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 2। फिर 5 पर पावर कितना है 1, फिर 1 में हम 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर और कितना है 7 पर पावर 1, तो 7 में हम 1 में 1 ऐड करेंगे कितना है 2 हो जाएगा। अब हम इसका गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, 24 ये है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो 1 तथा m दोनों को मिलाकर 24 नहीं होना चाहिए, तो इसका तो 24 हो गया, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब चलते हैं हम बी ऑप्शन की ओर। पहले इसको मिटा लेते हैं, पहले हम इसको मिटा लेते हैं, फिर चलते हैं बी ऑप्शन की ओर। बी कितना है 240, तो 40 में 240 में कितना है, पहले 24 है फिर 10 है, इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 24 में कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, फिर बच गया 10, तो 2 गुने 5। अब हम इसका क्या करेंगे, पावर लेंगे, तो 2 कितना बार है 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 4। फिर 3 कितना है 1 बार, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर गुना करेंगे 5 कितनी बार है 1 बार है, तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम फिर इसका भी कुल गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 पे पावर 4 है, तो 4 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर गुना करेंगे 3 पावर कितना है 1, 1 में हम ऐड करेंगे कितना, 1 में हम ऐड करेंगे 1, कितना हो जाएगा 2। फिर आगे कितना है 5 पावर 1, तो 1 में हम ऐड करेंगे कितना 1, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम इसको गुना कर लेंगे 5 दूनी 10 दूना 20, 20 जो कि 24 नहीं है, जो कि 24 से
या तो कम है या ज़्यादा है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होएगा वो बी हो जाएगा, जो कि इसका जो गुणनखंड है वो कितना है, 20 ही है। चलिए हम तीसरा ऑप्शन को भी जांच लेते हैं, हो सकता है कि तीसरा भी ऑप्शन में हो जाए। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं। तीसरा ऑप्शन कितना है, 360। 360 में हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36 बच गया कितना, 10। तो 10 में क्या करेंगे, तो गुने 2 गुने 5। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, तो हो जाएगा 2 पे पावर 3 गुने 3 कितनी बार आया है, 1 बार 2 बार, 3 पे पावर 2 गुने 5 कितनी बार आया है, 5 आया है 1 बार। पाँच आया है 1 बार। अब क्या करेंगे, फिर 2 पावर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4। फिर 3 पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 3। फिर 5 पावर 1 है तो 1 में कितना ऐड करेंगे, 1 करेंगे, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसको गुना कर लेंगे, 4 तिया 12 दूना 24, इसमें भी 24 हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर आगे है ऑप्शन डी, हम डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं। डी में कितना है, 480। तो 480 में हम गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले 48 का करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 बच गया कितना, 10 गुने 2 गुने 5। अब देखें 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार, तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 गुने 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो कितना हो जाएगा 3 पे पावर 1 गुने 5 कितनी बार है, 1 बार, तो 5 पे पावर 1। अब हम इसका फिर से करेंगे, तो 2 पे पावर 5 है, उसमें 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 पे पावर कितना है, 1 है, तो 1 में ऐड करेंगे 1, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर 5 पे पावर 1 है, 1 में ऐड करेंगे कितना, 1, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर सभी को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 छक्के 24, इसका भी गुणनखंड कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, इसीलिए डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो उम्मीद है कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और जिन भाइयों को ये क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो वो